Hello students, today we are going to study about the free and forced vibrations. अभी free vibration क्या होता है? Now see the definition of free vibration. If a body is capable of oscillation, displaced from its equilibrium position and released, then it starts oscillating or vibrating. This type of vibration is called free vibration. The frequency of vibration of the body is called its natural frequency. Now see one example. Whenever we oscillate the pendulum, when a simple pendulum is pulled aside and released, अगर ये सिंपल पेंडुलम है इक्विलिब्रियम पोजीशन में है एट पोजीशन बी, उसको अगर आपने एक साइड में पुल किया और फिर रिलीज किया तो व्हाट हैपन, इट परफॉर्म्स ऑसिलेशन विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ओके, मीन्स अगर आपने इसको आइदर इस साइड और इस साइड पोजीशन ए और पोजीशन सी पे अगर आपने पुल किया और फिर रिलीज किया तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा. ठीक है, लाइक दिस. और ऑसिलेशन परफॉर्म करते वक्त उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. मीन्स दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज अ फ्री वाइब्रेशन. मीन्स फ्री वाइब्रेशन मीन्स क्या हो गया, इफ अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ ऑसिलेशन डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज. इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर उसको पुल किया और फिर रिलीज किया, then it starts oscillating or vibrating. This type of vibration is called as a free vibration. For that, now see one animation here. ये देखो, यहाँ पर एक पेंडुलम है. This pendulum, इसको एक साइड पे पुल किया और फिर रिलीज किया तो दैट पेंडुलम परफॉर्म्स द ऑसिलेशन लाइक दिस. दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पेंडुलम. और ये जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अभी देखो, फ्री वाइब्रेशन में जब भी ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा एट दैट टाइम, after certain at that time it loses its energy due to frictional resistance of the surrounding medium. Okay, therefore the amplitude of vibration goes on decreasing. The vibrations of the body eventually stop and the body comes to rest. समझ में आ रहा आपको? फ्री वाइब्रेशन में कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएंगी. लेकिन दूसरा वाइब्रेशन जो है दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स वाइब्रेशन. फोर्स वाइब्रेशन में क्या रहेगा, the vibration of a body under the action of external periodic force in which body vibrates with frequency equal to the frequency of external periodic force. That external periodic force also called as a driving force other than its natural frequency and are called force vibration. For example, pushing a pendulum continuously so its oscillations does not stop. पहले केस में अपन ने देखा था फ्री वाइब्रेशन में यही पेंडुलम था, इसको पुल करने के बाद रिलीज अगर आप करते हो तो वो ऑसिलेट होता है विथ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. बट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इट बिकम स्टॉप्स. वो स्टॉप हो जाता है. कौन से इसमें, फ्री वाइब्रेशन में. बट फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, ये जो पेंडुलम है इसको आप एक तरफ लेके जाने के बाद छोड़ देंगे, वो ऑसिलेट करेंगे, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रॉस करके आगे जाएगा, फिर से अपने नेचुरल पोजीशन में आज पोजीशन ए पे अगर आता है, इसको अगर आपने फिर से फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद again it becomes oscillate. Okay, means that periodic force is applied to that pendulum. और फिर उसके जो वाइब्रेशंस रहेंगे उसको कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन. ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया, अगर आपने एक झूला है यहाँ पे, वो झूले का अगर आप ऑसिलेट कर रहे हो, उसको धक्का देने के बाद वो ऑसिलेट होगा, लेकिन आप बार बार उसको धक्का देते क्योंकि उसका जो ऑसिलेशन रहेगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए. दैट ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज अ फोर्स वाइब्रेशन. दोनों इसमें समझ में आ गया, फर्क समझ में आ गया आपको, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी रहती है दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और फोर्स वाइब्रेशन में आप जो पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करते हो वो पीरियोडिक फोर्स
और इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो दोनों मैच होने के बाद जो ऑसिलेशन रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स वाइब्रेशन. ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द हार्मोनिक्स एंड द ओवरटोन. ओके, अभी आपको हार्मोनिक क्या है, हार्मोनिक्स क्या है एंड ओवरटोन क्या है ये पता होना चाहिए. नाउ सी हियर, हार्मोनिक्स and the overtone. Harmonics means what? We know that all the musical instruments they perform sound. और जो साउंड परफॉर्म करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी रहती डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हार्मोनिक किसको बोलेंगे? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय अ गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जो आपका इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसने जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस किया है उसको कहा जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और द फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक है, एंड दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is denoted by small letter n. Now this n letter, it is the fundamental frequency of that instrument. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. अब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ही फर्स्ट हार्मोनिक कहा जाता है. अब पहले हार्मोनिक वर्ड का मीनिंग समझ लेते. द टर्म हार्मोनिक इज यूज्ड when the frequency is an integral multiple of fundamental frequency. ठीक है, अब देखो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, उसको फर्स्ट हार्मोनिक क्यों कहा गया? क्योंकि n के पहले 1 है. 1 इज अ होल नंबर. होल नंबर इसके आगे 1 है इसीलिए उसको फर्स्ट हार्मोनिक कहा गया. मीन्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे. अगर उसके आगे 2 है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अभी यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल अगर होल नंबर 2 है तो वो फ्रीक्वेंसी को कहा जाएगा सेकेंड हार्मोनिक. क्योंकि इसके आगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आगे 2 है इसलिए सेकेंड हार्मोनिक. इसके आगे 3 अगर है तो उसको कहा जाएगा थर्ड हार्मोनिक. अगर 29 उसके आगे लिखा है तो उसको कहा जाएगा 29th हार्मोनिक. समझ में आएगा? आपको हार्मोनिक का मीनिंग समझ में आएगा. द टर्म हार्मोनिक इज यूज्ड when the frequency is an integral multiple of fundamental frequency. Means fundamental frequency क्या होती है? जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे. और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर उसके आगे 2 लिखा है तो सेकेंड हार्मोनिक हो गया. थर्ड लिखा गया तो उसका थर्ड मीन्स थर्ड हार्मोनिक्स हो गया. समझ में आ गया? ऑल द हार्मोनिक्स मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द गिवन साउंड. सभी इंस्ट्रूमेंट में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे ऐसे जरूरी नहीं है. कुछ प्रेजेंट रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे. जो प्रेजेंट रहेंगे अगर 2n प्रेजेंट है तो सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट है. 3n प्रेजेंट है तो थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है. लाइक दैट. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय ओवरटोन? The term overtone is used to represent higher frequencies of sound greater than the fundamental frequency. अभी देखो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई. उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो हायर फ्रीक्वेंसी का साउंड उसमें से प्रोड्यूस होगा उसको कहा जाता है ओवरटोन. द टर्म ओवरटोन इज यूज्ड to represent higher frequencies of the sound. ठीक है, the first higher frequency after the fundamental frequency is called the first overtone. The next higher frequency is called as the second overtone and so on. The overtones are only those multiple of fundamental frequency which are actually present in the given sound. ठीक है, जो प्रेजेंट रहेंगे उसी को अपन नेक्स्ट ओवरटोन कहा जाएगा उसको. अभी देखते हैं एग्जांपल लेके इसको समझ लेते. नाउ सी हियर, हार्मोनिक्स यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं. एक है हार्मोनिक्स वाला, दूसरा ओवरटोन केस 1, ओवरटोन केस 2. ये केस 1 केस 2
अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें ये वाले ओवरटोन्स दिखाई दे रहे और दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें ये वाला ओवरटोन्स अगर दिखाई दे रहा तो वो कैसे वो देखते अपन। देखो अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट n इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज इज द लोएस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या बोलेंगे अपन that n is equal to 100 hertz is the fundamental frequency of that instrument। ठीक है, मीन्स वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई n is equal to 100 hertz। नाउ दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट हार्मोनिक क्योंकि n के आगे 1 है सो इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट हार्मोनिक। अगर वो दूसरा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2n है मीन्स ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो उसको कहा जाएगा 2 into 100 मीन्स 200 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसी इंस्ट्रूमेंट से तो उसमें सेकेंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 300 हर्ट्ज वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मीन्स 3 n is equal to this 100 into 3 means third harmonic is present। 4n है तो फोर्थ हार्मोनिक प्रेजेंट है, 5n है तो फिफ्थ हार्मोनिक प्रेजेंट है, लाइक दैट। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट सेकेंड थर्ड हार्मोनिक्स। समझ में आ गया? अब ओवरटोन किसको बोलेंगे? नाउ सी हियर, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है n इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज तो दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ अगर उसमें अगर दूसरा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है n1 इट इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज तो n1 ये 1 डिनोट करता है फर्स्ट ओवरटोन, ये नंबर डिनोट कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, नाउ ओवरटोन इज नथिंग बट द एक्चुअल साउंड, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। तो उसका फर्स्ट ओवरटोन क्या है? 200 हर्ट्ज। फिर 300 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी का अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो n2 इट इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। नाउ दिस third harmonics is equal to here third harmonics क्योंकि 3n is equal to 300 hertz so third harmonics is nothing but your second overtone। n3 अगर 400 hertz है तो fourth harmonic it is equal to third overtone। n4 हो गया it is equal to 500। these are the actual frequency sounds are present in that instrument। फोर्थ ओवरटोन 500 हर्ट्ज हो गया। अगर दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अभी 200 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं है तो उसमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं है। ओके, उसका फर्स्ट ओवरटोन क्या रहेगा? दैट इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक। थर्ड 300 हर्ट्ज मीन्स 3n इट इज इक्वल टू n1 एक्चुअल साउंड फर्स्ट ओवरटोन इट इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। उसमें अगर 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड नहीं है मीन्स उसमें फोर्थ हार्मोनिक अब्सेंट है, उसका जो फिफ्थ हार्मोनिक है दैट इज द सेकेंड ओवरटोन, लाइक दैट। इन दिस वे हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। Is it clear to you? Okay, thank you.